तो ये दिमाग में रखते हुए मैंने मैसूर के अंदर एग्जीबिशन में ऐसे प्रोजेक्ट लिए जिससे एग्जीबिशन साल भर चल सके। तो इसमें पहला प्रोजेक्ट था म्यूजिकल फाउंटेन। म्यूजिकल फाउंटेन, पानी का फव्वारा। पानी का फव्वारा 10 करोड़ की लागत में माशाल्लाह जी एक बहुत से बढ़िया फव्वारा बन रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में ही एक टॉप है। पूरे साउथ इंडिया के अंदर ही एक टॉप फव्वारा बनता है। वैसा फव्वारा कहीं भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा जी। तो फव्वारा बनाना इसलिए सोचा कि अगर म्यूजिकल फाउंटेन चलेगा तो आदमी इसको देखने के लिए अंदर आएंगे। जैसे कि यहाँ से KRS जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो अगर मैसूर में ही रहा तो टूरिस्ट आएगी ही, इसके साथ साथ आवाम भी मैसूर की आ जाएगी। जब आवाम अंदर आती है फाउंटेन को देखने के लिए तो ऑटोमेटिकली जो हम ये ब्लॉक, जिसे में हम कमर्शियल ब्लॉक कहते हैं एग्जीबिशन के अंदर जी, उस बिल्डिंग को हम बेलूर हड़ेबेड़ शैली में जी जो हम देखते हैं, मैसूर हेरिटेज सिटी है जी, इसको ख्याल में रखते हुए बेलूर हड़ेबेड़ होयसड़ा इन तीनों को मिक्स कर एक कॉन्सेप्ट में दुकानों का काम स्टार्ट किया है। अच्छा, अगर आप अंदर घुसे जी, एंट्री हुए तो कमर्शियल ब्लॉक में जी, तो आपको लगेगा कि हम मैसूर में नहीं है, बेलूर हड़ेबेड़ में है। अच्छा, उस तरीके का एक नजारा बनाकर कमर्शियल ब्लॉक को डेवलप किया गया है जी, कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो वहां पर दुकानें भी लगेंगे जी, और उसके साथ साथ बच्चों जहां भी आएंगे तो फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन तो रहेगा। इसके साथ साथ चाइना से एक ड्रैगन मंगाकर, अच्छा, ड्रैगन बोटिंग पॉन्ड बोलकर एक बनाया गया है 1 एकड़ की जगह में। ओके, जहां पर बच्चों को बोटिंग के लिए ड्रैगन जी, एक बीच में बोटिंग पॉन्ड जो है उसके बीच में ड्रैगन खड़ा कर वहां पर एक शो रखा गया है जिसे फायर शो कहते हैं, स्मोक शो कहते हैं और लेजर शो। अच्छा, 3 शो हाफ एन आवर का एक शो रखेंगे जिससे आदमी आकर आधा घंटा बैठकर वो शो भी देखेगा और उनके बच्चों को 1 घंटा तक वहां पर बोटिंग की सैर कराकर अच्छा, लेकर जाएगा जी। तो ऐसे चीजें हम इस बार एग्जीबिशन में लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ एक बेहतरीन रेस्टोरेंट का भी माशाल्लाह कमर्शियल ब्लॉक में इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जिससे एक अच्छे नामदार रेस्टोरेंट वालों को देने का एक ख्याल है। इंशाल्लाह रेडी होने के बाद वो भी देंगे, जहां पर एक बेहतरीन रेस्टोरेंट भी मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर अल्लाह चाहा हमारे पास हुकूमत से फिर अगर पैसा मिला तो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़े काम करना है, वो भी अगर कर दिया तो मैं समझता हूं कि मैसूर के अंदर एक बेस्ट टूरिज्म सेंटर, पैलेस, जू छोड़ने के बाद एग्जीबिशन ही रहेगा जो पब्लिक आकर यहाँ पर जाएगी माशाल्लाह हर दिन। तो ये मेरी कोशिश है। साल में 3 महीने तो मामूली एग्जीबिशन चलेगी ही, दूसरे वक्त हाफ ऑफ द एग्जीबिशन जो है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए शाम के वक्त ओपन रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर की मशहूर मारूफ एग्जीबिशन जो हर साल जो है अपने एक अलग नाम से पहचानी जाती है, पूरे रियासत कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है उसकी एक अलग पहचान है। तो उसी के चेयरमैन जनाब अयूब खान साहब के दफ्तर पर आप पहुंचे हैं। जिस तरह पिछले कई सालों से, यानी कि लगभग 30 साल से जायद जो है वही एग्जीबिशन, वही चीजें हमको देखने को मिल रही थी, इस मर्तबा जो है कुछ अलग चीजें देखने को मिलने का जो है वादा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उसी ताल्लुक से जनाब अयूब खान साहब, जिस तरह पिछले कई सालों से जो एग्जीबिशन थी उसको जो है आप किस में तब्दील कर रहे हैं, आप इस ओहदे पर फाइज होने के बाद जो है आपने क्या सोचा है और आप क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं पिछले साल जब कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी का चेयरमैन बनकर चार्ज लिया जी, तो मैंने एक रिव्यू इस एग्जीबिशन का किया अफसरों के साथ जी। करने के बाद हम ये नतीजे पर पहुंचे कि कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के अंडर जो मैसूर दशहरा एग्जीबिशन चल रही है जी, पिछले बहुत सालों से चल रही है जी। एक जमाना था जिसे एग्जीबिशन दशहरा आते ही हर घर का
बच्चे से लेकर बड़े तक एग्जीबिशन को जाना चाहते थे, देखना चाहते थे। लेकिन आते आते ऐसा हो गया है कि एग्जीबिशन को खत्म रखते ही क्या है, वही मामून, वही बेडशीट, वही कपड़े, वही दुकानें, वही नजारा मिल रहा था, जिससे अवाम की तादाद कम होते होते घटते घटते बिल्कुल बहुत ही घटते जा रही थी। और जो भी यहाँ पर दशहरे के वक्त 3 माह जो चलती है एग्जीबिशन, उस वक्त 9 दिन जी, उस वक्त जो आने वाले विजिटर्स जो हैं, मैसूर के आसपास के जो भी खरिये रहते, उन खरियों के ज्यादा रहते थे। जी जी। तो मैंने ये सब स्टडी किया जी। स्टडी करने के बाद हमारे सीईओ के साथ, अफसरों के साथ बैठकर डिस्कशन की जी। हमने बनाया कि एग्जीबिशन को जो पहले जो आदमी आ रहे थे, एग्जीबिशन चलो हम देखना है, वो चाहत अब निकल गई है दिलचस्पी नहीं है वो। इसकी वजह क्या है जी, पहली बात। और दूसरी बात, हम जो आवाम यहाँ पर आ रही थी, इसको 3 भागों में तकसीम किया। अच्छा। एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास। अच्छा अच्छा जी। तो अब जो आवाम आ रही थी, लगभग लोअर क्लास जी के लोग आ रहे थे, गांवों से, बाहर से, गांवों से, खरियों से, यहाँ से वहां से जी। लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि इसके साथ साथ मिडिल क्लास और अपर क्लास भी आए। हाँ। तो पिछले बार जब एग्जीबिशन मेरे अंडर शुरुआत हुई, मेरे सामने एक चैलेंज था कि एग्जीबिशन के अंदर जिस दिन एग्जीबिशन का इनाग्रेशन होता है दशहरे में जी, उसी दिन पूरे स्टॉलें ओपन होनी चाहिए। बेशक, सही बात। ये गवर्नमेंट स्टॉल्स और जो है दूसरा प्राइवेट स्टॉल्स जी। जैसा कि हम देखने को मिलता था कि जब भी एग्जीबिशन का उद्घाटन होता था मुख्यमंत्री के द्वारा जी, जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर उद्घाटन करते थे एग्जीबिशन, तो आधे से ज्यादा स्टॉल्स खाली रहते थे। हाँ, पूरी भर्ती नहीं। तो बहुत सारे पेपरों में भी हमें पढ़ने को मिला है कि सीएम आए, खाली एग्जीबिशन को इनाग्रेशन कर चले गए बोलकर। तो इस बार मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब भी मैं इनाग्रेशन के लिए मुख्यमंत्री को बुलाऊं, तो पूरी एग्जीबिशन के स्टॉल्स, गवर्नमेंट स्टॉल्स और प्राइवेट स्टॉल्स सब भरे हुए चाहिए। सही बात, पहली बात भरपूर चाहिए। तो और दूसरी बात मेरे सामने यह थी कि मिडिल क्लास के साथ साथ औरों भी, लोअर क्लास के साथ साथ मिडिल क्लास और अपर क्लास भी आए जी। तो मिडिल क्लास और अपर क्लास को लाने के लिए क्या कोशिश करना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए एग्जीबिशन में, इसके लिए एक डिस्कशन हुआ। इसके लिए हम इस बार क्या करें, लाइटिंग का अरेंजमेंट एक नए ढंग से किए। यहाँ पर हम बाहर से जोकर्स, मुंबई से लाए थे, जोकर्स को लाकर छोड़े, जिससे जोकर्स रास्ते पर बच्चों को उनका दिल बहलाने के लिए, उनके साथ तमाशा वगैरह करने के लिए थे, जिससे जो भी बच्चा आता है उनके साथ खेलने के बाद उसका मन चाहता है कि फिर एक बार एग्जीबिशन का आऊं और ज्यादा वक्त रहूं और ज्यादा वक्त रहूं। यह हमारा कॉन्सेप्ट था। तो इसमें सक्सेस भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे चीजें डाले थे। और अम्यूजमेंट में जो झूले रहते हैं, वो पिछले साल पुराने झूले ऐसे ही रहते थे। इस बार अम्यूजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से बात कर नए तरीके से नए झूले डालने का उनके साथ डिस्कशन हुआ। इस बार जॉइंट व्हील 3 या 4 लगाए हुए थे जी। तो इस तरीके से ये सब कोशिश करने के बाद सबसे जो मेन इनाग्रेशन हुआ, सबसे जो मेन था वो वुड पैलेस था, सब जो सबकी नजर में जो वो एक अलग एक कॉन्सेप्ट था हमारा। माशाल्लाह। जब इनाग्रेशन को सीएम आए जी, तो सीएम ही एग्जीबिशन को देखकर खुश हो गए माशाल्लाह जी। पूरे दुकानें, प्राइवेट जितने भी थे वो दुकानें पूरे भरे हुए थे। प्राइवेट के साथ साथ जो सरकारी स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट के स्कीम्स के जी, वो स्टॉल्स भी बहुत पूरे फुल हो चुके थे। सही बात। तो मुख्यमंत्री जी ने इसको देखकर खुशी का इजहार किया। तो इसके साथ साथ मेरे साथ इस बार और एक नया कॉन्सेप्ट था कि हम मैसूर वाले आज की जनरेशन मैसूर की हिस्ट्री भूलते जा रहे हैं। अच्छा जी। कल क्या था, मैसूर क्या है, हम भूलते जा रहे हैं। यहां तक आज की हालत ऐसी है कि घरों के अंदर किचन रूम जिसे कहा जाता है उसको लॉक पड़ रहे हैं। स्विगी आने के बाद, मतलब होटल बाहर का खाना आ रहा है, घर का भी पकवान नहीं हो रहा है। ये हालात हमारे आकर पहुंच रहे हैं।
तो जो मैसूर के अंदर जो भी मिलता है, जो भी बनता था, हाँ हाँ, मैसूर की पैदावार, उसको पैदावार को ये हमारी आज की नौजवान पीढ़ी जो है उसको देखकर समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इस पीढ़ी इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सोचते हुए ब्रांड मैसूर बोलकर मैंने एक नाम देकर जो मैसूर का वुडन पैलेस था, जिसे 90% 90% आदमियों को पता ही नहीं वो वुडन पैलेस था या नहीं। आप किसी को भी पूछो यही पैलेस बोलते हैं। सही बात। एक जमाने में लकड़ी का पैलेस था जिसे आग लग गई थी, तो ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी था। तो पैलेस के अंदर हम गए, मैं ऑफिसर सब जाकर देखे, उसका एक मॉडल काढ़े, फोटोज वगैरह काटकर सेम वुडन पैलेस का फेशिया इधर तैयार किया। तैयार करने के बाद उस पैलेस के अंदर घुसने से एक तो पैलेस की हिस्ट्री नजर आ जाएगी, हमारा मैसूर का पैलेस ऐसा था बोलकर बहुत सारे लोगों को पता भी चलेगा, बच्चों को भी मालूमात होंगे। इसके साथ साथ उस पैलेस के अंदर घुसे मैसूर के अंदर जो भी पैदावार चीज है उसको दिखाना बहुत जरूरी था। सही बात। जैसा कि हम बात करें तो बच्चों के साथ आप बात करें या बड़ों के साथ ही बात करें, मकामी आदमियों के साथ बात करें, मैसूर के अंदर कितने पैलेस हैं। कोई भी कहेगा एक बड़ा पैलेस जो है वो है, अभी ज्यादा जाकर कहेगा तो ललित महल कहेगा, 2 बोलते। सही बात। 2 या 3 के सिवाय गिनाता है। मैसूर के अंदर 13 पैलेसेस हैं, जिससे राजा महाराजा वहां पर जाकर किसी ना किसी वजह से रहते थे। आज उनके रिश्तेदार वहां पर हैं, तो उन पैलेस छप गए। कोई होटल बनाने की कोशिश में छप गया है, किसी काम के लिए छप गया है। तो उन 13 पैलेसों की हिस्ट्री विद फोटोग्राफ्स हर तरीके से लेकर वहां पर डिस्प्ले किया गया। सही बात। हम मैसूर को पैलेस सिटी बोलते हैं, लेकिन मैसूर जो है सिटी ऑफ पैलेसेस है। बेशक, सही बात जी। और 13 पैलेसेस कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी शहर में नहीं है। सही बात। मैसूर छोड़कर। तो ये पता होना चाहिए था हमारे बच्चों को, यहाँ के मुकामियों को। वहां पर एक काउंटर बनाया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले से रिक्वेस्ट कर हर बिल्डिंग की, हर पैलेस की एक फोटो, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री लगाई गई, जिससे मालूम पता चले कि हाँ इतने पैलेसेस हैं। दूसरी बात, मैसूर के अंदर मैसूर सिल्क सैरीस है, जनपटना टॉयस है, मैसूर पाक है, विलेदले पान है, और सोप यहाँ पे है, मैसूर सैंडल सोप है, मैसूर सैंडल वुड है जी। ऐसे बहुत तरीके से मैसूर हैंडीक्राफ्ट है, गांजीफा पेंटिंग, जो राजा महाराजा के जमाने में जो पेंटिंग कर रहे थे विद गोल्ड मिक्स कर वो पेंटिंग्स हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसे हमें पता नहीं कि मैसूर में इतनी कीमती चीजें यहाँ पर बन रहे हैं। सही बात। तो उस पैलेस के दायरे के अंदर मैंने इतने स्टॉल्स लगाकर उस स्टॉल्स वालों को मुफ्त में उनको स्टॉल देकर चन्नपटना टाइल्स वालों को बोला यहीं पर मैन्युफैक्चर करना है, यहीं पर बेचना है। सही बात। डिस्प्ले भी यहीं पे करना है। हैंडीक्राफ्ट वालों को बोला यहीं पे रखना है, यहीं पे हैंडीक्राफ्ट का काम करो और यहीं पर बेचो। मैसूर सिल्क सैरीज के डिपार्टमेंट को लाया, जो मैसूर सिल्क सैरीज किस तरीके से बनती है, मशीन लगाई गई वहां पर लाखों रुपए खर्च कर और सेल्स भी उधर ही रखा गया, दिखाया गया। और जो मैसूर के अंदर जो मिट्टी में कुंभार जिसे कहते हैं, जो हंडे वगैरह बनते हैं, उनको बुलाया गया, वहां पे ये रखा गया। और मैसूर सैंडल जो है, मैसूर के आसपास घने जंगल रहते हैं। हमें भी पता नहीं है कि मैसूर, हम कहते हैं कि सैंडलवुड एक ही है, संदल एक ही है, लेकिन मैं बात करने के बाद डीएफओ उनके साथ सब डिस्कस करने के बाद हमारे पास सैंडलवुड में ही 8-9 वेराइटीज है जो यहाँ पर पिकता है मैसूर शहर में। तो मैंने स्पेशल परमिशन लेके सीएम साहब के पास से सीसीएफ को बात कर उसको डिस्प्ले करने का परमिशन लेके डिस्प्ले कराया, जिससे पता चले कि कौन सा सैंडल कैसा रहता है, उसकी लाइफ क्या रहती है। तो मैसूर सैंडल सोप वालों से बात किया, उनको बात कर सैंडलवुड ऑयल यहीं पे ही सेल होना है और मैसूर सैंडल पीसेस जो है यहीं पे ही सेल करना है। वो सेल करने के लिए कोशिश की। नंजनगुड रसपड़े जो मौज रहता है उसका स्टॉल भी लगाया गया। एक एक चीज भी मैसूर के अंदर जो कीमती है, जो जेई प्रोडक्ट के अंदर आती है, उन सबको डिस्प्ले कर अवाम को मैं दिखाना चाहता था कि मैसूर के अंदर इतनी चीजें
पैदावार होती है, मैसूर की हिस्ट्री ये है। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह एग्जीबिशन ओपन होने के बाद बहुत सारे इसका फायदा उठाए, बहुत सारी एंट्रीज उस पैलेस के अंदर हुई। और इसके साथ साथ पिछले दफा और एक नया एग्जीबिशन के लिए एडिशनल ऐड हुआ कि आर्मी से बात कर आर्मी के जो जंग लड़ने के वक्त जो भी उनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस रहते हैं वो पूरे डिस्प्ले करने का एक मौका मिला। एग्जीबिशन की हिस्ट्री में पहली बार है जो ये आर्मी वाले यहाँ पर आकर ये पूरे डिस्प्ले कर बच्चे जो भी आते हैं या बड़े आते हैं उनको एक्सप्लेन करे कि ये हथियार कहाँ इस्तेमाल होता है, कहीं को इस्तेमाल होता है, किस वक्त होता है, हर पार्ट बाय पार्ट दिखाया गया। तो वो भी सीएम के हाथ से ही इनॉग्रेशन किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें थे इस बार एग्जीबिशन में लास्ट ईयर में हम इंक्लूड किए थे। मैं फख्र से कहता हूं कि पिछले बार 8 से 10 लाख आदमी एग्जीबिशन में जो आते थे, लास्ट ईयर में मैं चेयरमैन होने के बाद जिसकी तादाद बढ़कर 18 लाख तक चले गई। बहुत बड़ा इजाफा हुआ, बहुत बड़ा इजाफा हुआ। एक दो बार एग्जीबिशन चलते वक्त हम गेट क्लोज भी करना पड़ा। अच्छा, ज्यादा क्योंकि ज्यादा पब्लिक आ गई थी। अच्छा, कंट्रोल करना मुश्किल था, हमें डर था कहीं स्टैम्पेड हो जाए, तो गेट भी लगाना पड़ा था। तो इतने हिसाब से यहाँ पर आई थी। तो ये था पिछले बार का एग्जीबिशन के हालात और जो इजाफा जो एग्जीबिशन में हुआ और जो अवाम जो भी आई फिर आके हम देखेंगे ये कहकर गई। जी जी, पिछले बार में जो पैसा हर बच्चे की जुबान पर यही था कि फिर एक बार हम आएंगे यहाँ पर देखने के लिए। जी, तो माशाअल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट एग्जीबिशन चलाने में कामयाबी मिली। और दशहरे में जो 8 या 9 या 10 दिन दशहरा चलकर खड़ जाता है, उसके बाद 3 महीने जो एग्जीबिशन है, दशहरे का लुफ्त एग्जीबिशन में ही मिलता है 3 महीने तक। बेशक। तो वो कंटिन्यू रखने में हम कामयाब हुए। इंशाल्लाह इस बार की एग्जीबिशन जो है, मैं जैसा कि पहले दिन में चार्ज लेने के वक्त कहा था कि ये एग्जीबिशन जो है 80.3 एकड़ का मैदान है। जी, इतनी बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। ये सिर्फ 3 महीने के लिए अगर चलाकर फिर बंद कर दिए तो इसके साथ नाइंसाफी हम कर रहे हैं। क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी में है ये जगह, इतनी कॉस्टली जगह और इतनी बेहतरीन जगह सिर्फ 3 महीने के लिए इस्तेमाल कर रोक देना, ये कोई बात नहीं, ठीक नहीं जी। तो मेरा एक ही मंसूबा था इसके साथ साथ कि ये एग्जीबिशन 365 दिन भी चले, यानी साल भर चले। अच्छा, तो इसके लिए मैंने 2-3 मंसूबे बनाए, प्लानिंग की, बातचीत की। एग्जीबिशन के साथ साथ मेरा यह भी सोचना था कि सिर्फ एग्जीबिशन बनाना या बढ़ा देना मेरा काम नहीं है, इसके साथ साथ हम आवाम को एक टूरिज्म सेंटर भी देना है यहाँ। अच्छा, जो भी बाहर से टूरिस्ट आती है, शाम में 5 बजे के बाद मैसूर के अंदर कहीं देखने के लिए जगह नहीं रहती है। इसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट क्या करते हैं, 5 बजे तक मैसूर जू पैलेस सब घूम लेते हैं। 5 बजे के बाद मैसूर छोड़कर ऊटी, मड़केरी, कोडग इस जगह पर चले जाते हैं। तो मेरा एक मकसद था इन टूरिस्टों को रोकना है मैसूर में। यहाँ पर जो मैसूर आज चल रहा है, टूरिस्ट की वजह से ही मैसूर चल रहा है, चाहे होटल्स हो, दुकान जो भी हो। जी, आज मेन इंडस्ट्री मैसूर के अंदर टूरिज्म है। तो इसकी वजह से मैसूर चल रहा है। तो मैं एग्जीबिशन डेवलप करने के साथ साथ 365 दिन चलाने के साथ साथ मेरी एक सोच थी कि हम आवाम को रोजी किस तरीके से दें। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्यापारियों अगर हम एग्जीबिशन साल भर चले तो यहाँ पर फल्ली बेचने वाले से लेकर, कंगड़ी बेचने वाले से लेकर, टांगा गाड़ी, ऑटो ड्राइवर, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, दुकानें, हर चीज का व्यापार है। अच्छा, एक साइकिल है। अच्छा, सबको रोजगार मिलेगा। तो ये दिमाग में रखते हुए मैंने मैसूर के अंदर एग्जीबिशन में ऐसे प्रोजेक्ट लिए जिससे एग्जीबिशन साल भर चल सके। तो इसमें पहला प्रोजेक्ट था म्यूजिकल फाउंटेन।
म्यूजिकल फाउंटेन, पानी का फव्वारा। बारिश का फव्वारा 10 करोड़ की लागत में माशाल्लाह जी एक बहुत से बढ़िया फव्वारा बन रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में ही एक टॉप है। पूरे साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर ही टॉप फव्वारा बनता है। वैसा फव्वारा कहीं भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा जी। तो फव्वारा बनाना इसलिए सोचा कि अगर म्यूजिकल फाउंटेन चलेगा तो आदमी इसको देखने के लिए अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ से KRS जाते हैं जी, कहीं और जाते हैं, तो अगर मैसूर में ही रहा तो टूरिस्ट आएगी ही, इसके साथ साथ आवाम भी मैसूर की आ जाएगी। जब आवाम अंदर आती है फाउंटेन को देखने के लिए तो ऑटोमेटिकली जो हम ये ब्लॉक, जिसे में हम कमर्शियल ब्लॉक कहते हैं जी, एग्जीबिशन के अंदर जी, उस बिल्डिंग को हम बेलूर हड़ेबीड शैली में जी, जो हम देखते हैं मैसूर हेरिटेज सिटी है जी, इसको ख्याल में रखते हुए बेलूर हड़ेबीड होयसड़ा इन तीनों को मिक्स कर एक कॉन्सेप्ट में दुकानों का काम स्टार्ट किया है। अच्छा, अगर आप अंदर घुसे जी, एंट्री हुए तो कमर्शियल ब्लॉक में जी, तो आपको लगेगा कि हम मैसूर में नहीं है, बेलूर हड़ेबीड में है। अच्छा अच्छा, उस तरह का उस तरीके का एक नजारा बनाकर कमर्शियल ब्लॉक को डेवलप किया गया है जी, कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो वहां पर दुकानें भी लगेंगे जी, और उसके साथ साथ बच्चों जहां भी आएंगे तो फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन तो रहेगा। इसके साथ साथ चाइना से एक ड्रैगन मंगाकर, अच्छा, ड्रैगन बोटिंग पॉन्ड बोलकर एक बनाया गया है 1 एकड़ की जगह में, ओके, जहां पर बच्चों को बोटिंग के लिए ड्रैगन जी, एक बीच में बोटिंग पॉन्ड जो है उसके बीच में ड्रैगन खड़ा कर वहां पर एक शो रखा गया है जिसे फायर शो कहते हैं, स्मोक शो कहते हैं और लेजर शो। अच्छा, 3 शो हाफ एन आवर का एक शो रखेंगे जिसे आदमी आकर आधा घंटा बैठकर वो शो भी देखेगा और उनके बच्चों को 1 घंटा टाइप वहां पर बोटिंग की सैर कराकर अच्छा, लेकर जाएगा जी। तो ऐसे चीजें हम इस बार एग्जीबिशन में लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ एक बेहतरीन रेस्टोरेंट का भी माशाल्लाह कमर्शियल ब्लॉक में इनाग्रेशन होने जा रहा है, जिससे एक अच्छे नामदार रेस्टोरेंट वालों को देने का एक ख्याल है। इंशाल्लाह रेडी होने के बाद वो भी देंगे, जहां पर एक बेहतरीन रेस्टोरेंट भी मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर अल्लाह चाहा हमारे पास हुकूमत से फिर अगर पैसा मिला तो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़े काम करना है, वो भी अगर कर दिया तो मैं समझता हूं कि मैसूर के अंदर एक बेस्ट टूरिज्म सेंटर, पैलेस, जू छोड़ने के बाद एग्जीबिशन ही रहेगा जो पब्लिक आकर यहाँ पर जाएगी माशाल्लाह हर दिन। तो ये मेरी कोशिश है। साल में 3 महीने तो मामूली एग्जीबिशन चलेगी ही, दूसरे वक्त हाफ ऑफ द एग्जीबिशन जो है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए शाम के वक्त ओपन रखेंगे। तो ये आपका पूरा मंशा है, ये सोच है, ये हाँ, फिक्र है आपकी? फिक्र है। अच्छा, इस तरह अगर आप पूरा जो बता रहे हैं ये पूरा हाई फाई यानी बड़े स्टैंडर्ड में हो रहा है, तो क्या आपने टिकट में भी इजाफा कर दिया होगा? नहीं, इस बार जो है 5 रुपये बढ़ा है टिकट में। अच्छा, आप देखेंगे अगर जू को गए तो जू में अभी 130 या 150 रुपया है, आप पैलेस को गए तो 200 रुपया पर हेड जी, पर हेड जी। हमारे पास 25-30 रुपया है टिकट। तो आने वाले दिनों में भी 5 रुपया बढ़ा। अगर आने वाले दिनों में हुकूमत से बात कर अगर सीएम साहब ने मान लिया तो 5-10 रुपये बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं तो उसी रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही ने बताया। हाँ। जो लोअर क्लास जो है, गरीब तबका जो है, एग्जीबिशन देखने के लिए आते हैं, गांव से आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, जिसमें सरकारी बच्चे आते हैं, तो इस तरह के एक माहौल रहता है। तो इसमें जो है लोगों को फिक्र रहती है कि भी इतना अच्छा करने के बाद जो है टिकट में इजाफा कर दिया है, कीमतों में इजाफा कर दिया है। नहीं, इसीलिए हमने इसको सोचते हुए हमने इसका इंतजाम किया है, इतना ही रखा है। जी, एक और सवाल है सर, जिस तरह व्यापारियों को जो आप अभी बात बताए स्टैंडर्ड जो भी है, तो उसमें जो व्यापारियां जो जमाने से कर लेके आ रहे थे, बहुत जमाने से कर ले रहे थे, उनको मौका मिलेगा? ये जो है एग्जीबिशन का है, ग्लोबल टेंडर जाता है जी, कहीं एक आदमी कहीं से भी बैठकर डालकर ले सकता है जी, टेंडर। उसकी जिम्मेदारी रहती है पूरी एग्जीबिशन वो चलाए। अच्छा, तो वो लेने के बाद अनऑफिशियली वो क्या करता है, उसके साथ एक सब कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, उनको बांट देता है जी। तो बांटने के बाद वो कितने कितने को देता है
या कितने को बेचता है उससे आपका क्या भी लगता है? हमारा लगत नहीं है। अच्छा अच्छा। तो वो बेचकर चलाता है, लेकिन हमारा एक ही है मनसूबा कि एग्जीबिशन अच्छी तरीके से चले जी, आवाम को कुछ तकलीफ ना हो, तो इस पर हम ध्यान देते हैं। अगर वो लेने के बाद उसकी मर्जी है, जो किसको दे सकता है नहीं दे सकता है क्या है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्टॉल्स। अच्छा, गवर्नमेंट स्टॉल्स को उसको नहीं रहता, हम ही डाल के करते। सर एक और सवाल है, जिस तरह बाहर के हिस्से में पिछले कई सालों से जो है लोग जो है फुटपाथ पे इस तरह जो है कारोबार करते थे, छोटा मोटा कारोबार करते थे। पिछले साल वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वहां पर जो है सख्त मना किया गया। उन लोगों की भी शिकायत थी कि भाई पिछले कितने सालों से हम लोग जो है यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, इस मर्तबा नहीं था। उनके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, फुटपाथ के व्यापारियों के लिए शायद मैसूर के अंदर पहला आदमी हूं मैं जो जब भी कारपोरेशन में था उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया, करा भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मिसाल के तौर पर आप चंद साल पहले जाकर देखे तो फाउंटेन के अंदर मछली बेचने वाले फुटपाथ पर खड़ो कर बेचते थे, मैं देखा हूं सर। मछली हलाकर रोड पर खड़े रहते थे, तकरीबन 10-15 गाड़ी सीपीसी के सामने खड़े थे सर। उनको वहां से उठाकर सुभाष नगर के अंदर एक बेहतरीन बिल्डिंग बनाकर, दुकानें बनाकर सिर्फ 500-500 रुपए में उतने लोगों को भी मार्केट की तरह बनाकर फिश मार्केट बनाकर दिया। अच्छा अच्छा। उदयगिरी के अंदर जो भी मसाले पूरी, पानी पूरी, चुरमुरी के जितने भी गाड़े ये छोटे मोटे व्यापारी थे, उन्होंने सब फुटपाथ में आसपास में खड़े रहते थे। उनको सब इकट्ठा कर लाकर एक ही रोड में, ब्लूमैक्स के पीछे एक जो खाली रोड था हमारा, वहां पर खड़ा कर उनको रोजी का इंतजाम कर दिया। आज माशाल्लाह बेहतरीन चाट सेंटर बनकर वो चल रहा है, हर आदमी गरीब कमा रहा है। इसी तरीके से गांधीनगर के अंदर जो व्यापारी थे, जो फुटपाथ पर बैठकर कपड़े बेच रहे थे, उनको लाकर बिशप हाउस, जो पुराना बिशप हाउस है बेंगलोर नीलगिरी रोड, वहां पर मोहरे के ऊपर एक स्लैब बड़ा था, बड़ा आज जो गांधी बाजार बोलकर चल रहा है, वहां पर लाकर उनको पक्का दुकानें बनाकर कारपोरेशन से परमिशन देकर बहुत सारे लोगों को वहां पर उनकी रोजी का इंतजाम कर दिया। वो छोड़कर माधेपुरा मेन रोड जो अजीत शेठ रोड है वहां पर और उदयगिरी राजीव नगर के आसपास जितने भी तरकारी के व्यापारी थे, उनको सब जो रोड पर धक्के खा रहे थे, कई भी पुलिस आकर पकड़ कर जा रही थी, कोई पैसा लेकर जा रहा था, बारिश का मसला सब था, उनको सब इकट्ठा कर लाकर खुबा मस्जिद के डाउन में जो सैयद अब्दुल रहमान रोड है, वहां पर उनको बिठाकर जो मोड़ा की जगह है वहां पर तरकारी मार्केट बनाकर आज 31 से 40 व्यापारी वहां पर उनकी रोजी कर लेकर जा रहे हैं। बेहतरीन तरीके से पब्लिक को भी सहूलत हो रही है और उनको भी सहूलत हो रही है बेशक। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है मैंने तकरीबन मेरे 20-25 साल की सर्विस जो कारपोरेशन में ही, तब इन सब लोगों को, गरीबों को करने की कोशिश किया, करते हुए आया। लेकिन मेरा एक मानना है, इनको सहूलत देना है वो सही है, गरीब है, फुटपाथ के व्यापारी है, लेकिन औरों को तकलीफ देकर उनको सहूलत देना ये गलत बात है। अच्छा, यानी जो आने वाली टूरिस्ट है उनको तकलीफ देकर इनको सहूलत कर देना, किसी का पेट पालने के लिए किसी को तकलीफ देना ये गलत बात है। अच्छा अच्छा, वैसा आप सोच रहे हैं। आज जो हमारे पास जो हो रहा है, जो फुटपाथ के अंदर व्यापार कर रहे हैं, आप देखे होंगे, मिसाल के तौर पर अजीत शेठ रोड में जो स्टार्टिंग से लेकर जो फोरम मॉल है वहां से लेकर उदयगिरी सर्कल शांति नगर तक कंटिन्यूस आज बैठे हुए ऑटोस, आज वो आरएमसी मार्केट ही बन गया है। हाँ, बन गया है सर, सही बात हो रही है। तो वो तो व्यापार कर रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन व्यापार करते करते उनको पता नहीं चलता कि फुटपाथ छोड़कर रोड कितना वो पकड़े हुए हैं, और उनकी लेने के लिए आधा रास्ता वो कवर कर रहे हैं। हर जगह ऐसा ही हो रहा है। वो व्यापार तो करते हैं, जो व्यापारी लेने वाला है वो गाड़ी कहाँ खड़ाता है उसको पता ही नहीं चलता, रास्ते में गाड़ी खड़ाता है, व्यापार के लिए चल जाता है। जब सवारी आते हैं, ट्रैफिक आने के वक्त किसी ना किसी तरीके से ये व्यापार करके निकलने के वक्त एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस रोड में तकरीबन हफ्ते में 2-3-4 एक्सीडेंट तो पक्का हो रहे हैं। जहां तक मैं देखा हूं, किसी का पैर टूटा है, किसी का बाल जाके है, किसी का चेहरा खराब होके मियाँ बीवी गिरकर है।
उनको पूछने वाला कौन? कौन है? मेन रोड पे इस तरह का जो हर जगह ऐसा ही है, फुटपाथ मतलब ऐसा ही चल रहा है अभी। तो किसी को मदद करने के लिए औरों को तकलीफ देना कहां तक सही है? सही बात। करके देना है, उनको बिठाना है, एक खाली मैदान में लेकर जाकर बिठाए, वहां पर व्यापार करने के लिए, ये खुशी की बात है। उनको एक अपना ठिकाना बना के भेजना। और ऐसी जगह हम बिठाते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, कोई एक तरकारी का व्यापारी आगे ही, उन्हें भाड़ा बनता है दुकान पर, करंट की बिल बनता है, पानी की बिल बनता है, कारपोरेशन का टैक्स भरता है, सब भरने के बाद उसके दुकान के सामने ही एक लेके जाके फुटपाथ पे गाड़ी खड़ा लेके जो वो बेचता उससे कम रेट में बेच के निकल जाता है। तो आज हम ये देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो दुकानें रखे थे, उन्होंने खुद दुकानें रहकर भी बाहर फुटपाथ पे आकर धंधा कर रहे हैं। भाड़ा नहीं तोड़ा नहीं उसका। तो ऐसा चल रहा है। ये रहा मैसूर के बाहर का किस्सा। जब मैं एग्जीबिशन में आया, जैसा कि मैंने बताया कि इस बार एग्जीबिशन के अंदर 10 लाख से आदमी बढ़कर 18 लाख तक पहुंचे हुए। इतनी बड़ी भीड़ एग्जीबिशन के अंदर घुसने के बाद इधर जगह ही कहीं रहती है। अगर ये फुटपाथ के व्यापारी उधर ही डालकर व्यापार करना स्टार्ट करें, ये भीड़ में औरतें भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, हैंडीकैप लोग भी बहुत सारे आते हैं, उनके साथ जो जगह कम रहने की वजह से छेड़खानी स्टार्ट होती है, मसले पैदा होते हैं। औरतों के साथ पिक पॉकेटिंग स्टार्ट होता है, वहां पर औरतों के साथ छेड़खानी स्टार्ट होती है। जगह का जब कंजेस्टेड होता है तो ये सब कॉमन है जी। तो इसी वजह से मैं एग्जीबिशन के अंदर फुटपाथ के अंदर कहीं भी नहीं रखना बोलकर रोका था। अच्छा। और उन लोगों को यह भी कहा था कि आपके पेट को मारने के लिए मैं तैयार नहीं, मैं ये खाली जगह है वहां पर देता हूँ, आपके वास्ते एक्सक्लूसिव बनाकर देता हूँ, जितने भी व्यापारी आइए एक जगह पर बैठकर व्यापार करें मैदान में। तो उसका बाकायदा आपने हल भी निकाला है जी। सस्ता बाजार बोल के बना के दे देता हूं मैं, आप तुम कर लेके जाओ माशाल्लाह। लेकिन वो लोग वहां पे करने के लिए तैयार नहीं। वो लोग को मेन रोड ही चाहिए, उनको अरसू रोड ही छुना, मीना बाजारी छुना, इस तरह का। तो इस तरीके का उनका एटीट्यूड रहता था। तो वहां पर स्ट्रिक्टली हम निकाले थे। इस बार भी वही तरीके से चलता है। क्योंकि जो आपका जो मंशा है, आपकी जो सोच है, जो बाहर से टूरिस्ट आने वाली है, वो पाक साफ माहौल देखें, वो जो है बहुत ही एक अलग माहौल देखें, इस तरह का आपका सोचना है सर। एक और बात भी आ रही थी, जिस तरह एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन जो है उसकी उतनी ज्यादा कुछ भी जैसे ही आप इस ओहदे पे फाइज हुए तो इसको आपने जो है कहीं और बढ़ा दिया, ऐसा हमारा सुनने में भी आया, हमने देखा भी कि आपने जो है ऑफिस, ये जो आपका दफ्तर है उसे जो है बिल्कुल चेंज कर दिया। तो ये अब ये जो पोस्ट की जो है बहुत मांग हो गई, डिमांड हो गई, इसे आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है और बुजुर्गों की दुआ है जी। अल्लाह ताला जब भी मुझे मौका दिया है काम करने का, चाहे डिप्टी मेयर में हो, चाहे मेयर के वक्त हो, चाहे पार्टी लीडर बनकर कारपोरेशन के अंदर काम करने का मौका हो, या अपोजिशन लीडर बनकर कारपोरेशन में काम करने का मौका हो, जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैं उस मौके को इस्तेमाल कर अच्छी तरीके से खूबी से निभाने की कोशिश की है माशाल्लाह। तो इस बार भी जब एग्जीबिशन का पोस्ट दिया था तो मेरी एक आदत भी थी काम करने की और नीयत भी थी कि इस एग्जीबिशन को कुछ कर दिखाए। काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता, सुभान अल्लाह। पोस्ट जो है छोटा या बड़ा नहीं होता जी। हमें करने का जो तरीका है उस तरीके से करें तो वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। सही बात है। तो ऐसा ही जब एग्जीबिशन का एक पोस्टिंग हुई तो मैंने सोचा था कि एग्जीबिशन का काम करेंगे, एक तो काम करना ही है और मैसूर के लिए हम यहाँ पर 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो, जितना भी हो, कुछ ना कुछ कर छोड़कर जाना है। सही बात। मैसूर के आवाम के लिए। तो ये लेकर सिर झुकाकर काम करता चला। तो वैसे आप ही कह रहे हैं कि ये पोस्ट बड़ा हुआ या छोटा हुआ, बहुत बड़ा हो गया, इसका तो मेरे को पता नहीं जी। मुझे सिर्फ काम कर जाना ही, काम करना एक पसंद था। इंशाल्लाह ये काम भी जो है खुद से ज्यादा
खुद के नाम से ज्यादा आवाम के लिए, मैसूर को डेवलप करने के लिए, शहर को डेवलप करने के लिए क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रियासत के वजीर जनाब सिद्धरामैया साहब ने मेरे ऊपर भरोसा रखकर ये पोस्टिंग दी, पहली बात जी। और दूसरी बात, जब मैं यहाँ के प्रपोजल्स लेकर गया, कर्नाटक के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे थे, पैसा नहीं बोलकर जो आवाज उठी थी, उसके बावजूद मैं जाकर बात करने के बाद 25 करोड़ की लागत तक पैसा रिलीज किया इस काम करने के लिए। पहले तो मैं इस रियासत के मुख्यमंत्री जनाब सिद्धरामैया साहब का सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा रखकर पोस्टिंग भी दी और इसको खर्च करने के लिए बजट भी दिया मेरे लिए। और जब जब भी यहाँ पर कुछ मसले मसाइल होते हैं तो लेकर जाकर हम डिस्कस करते हैं, तो पॉजिटिव ही माशाअल्लाह जवाब दिया। और एक खुशी की बात यह है कि कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी सिर्फ मैसूर की एक एग्जीबिशन के लिए था। मैं जाकर बोला कि मैं कर्नाटक में भी इस तरीके से एग्जीबिशन बनाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, आप मेरे को परमिशन दीजिए। तो बगैर सोचे कहाँ कहाँ पे करना चाहता है, दूसरा सवाल यही था उनका। जब 5-6 जिले का नाम दिया तो इमीडिएटली ऑर्डर इश्यू कराकर बल्लारी, बेलगाम, दावणगेरे, शिवमोगा ऐसे जिलों में स्टार्ट करने के लिए मेरे परमिशन भी दे दी, जिससे हम फर्स्ट फेज में बल्लारी और बेलगाम में शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। अभी बेलगाम में नवंबर 14 से वहां पर एग्जीबिशन डाल रहे हैं माशाल्लाह। बल्लारी में भी जगह की कुछ दिक्कत थी, लीगल प्रॉब्लम आकर है, वो हल करते ही बल्लारी के अंदर भी हम एक शानदार एग्जीबिशन डालेंगे, जिससे कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी सिर्फ मैसूर के लिए नहीं, सारे कर्नाटक के लिए और हर जगह भी आने वाले दिनों में डालूंगा माशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल है, जिस तरह अभी तामीरी काम चल रहा है हमारे मैसूर की मशहूर और मारूफ एग्जीबिशन में, ये पूरा कब तक मुकम्मल होकर जो है इसका जो है बड़े आला पैमाने पर इफ्तिताह होगा? सितंबर 22 तारीख को जो है मैसूर का दशहरा इनाग्रेशन है जी। उस दिन मैसूर के अंदर हर चीज दशहरे के प्रोग्राम इनाग्रेशन होंगे जी। हस्बे मामूल उसी दिन एग्जीबिशन भी इनाग्रेशन होती है। तो हमारी पूरी यही कोशिश है कि सितंबर 22 के दिन ही हम ये जो पूरे नए प्रोग्राम्स हैं उसको इनाग्रेशन सीएम के हाथ से, टूरिज्म मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर महादेवप्पा जी के साथ और यहाँ के तमाम एमएलए को साथ लेकर इसका इनाग्रेशन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह मैसूर शहर में जब भी जनाब अय्यूब खान साहब का नाम आता है तो सब लोगों के जहन में ये आता है अय्यूब खान साहब जो है दूरअंदेशी और जो है बहुत ही तरक्कियाती एक शख्स जो है पहचाने जाते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह मैसूर शहर का बहुत ही मशहूर और मारूफ जो सर्कल है जिसे अलबद्र सर्कल कहा जाता है, उनको भी जो है इन्होंने खतर के स्टाइल में, यानी अरब में जो खतर है वहां के जो स्टाइल में बनाकर जो है एक अलग पहचान बनाई। पूरी दुनिया में जो है उसे जाना गया, माना गया और उसे एक अलग पहचान दी गई। उसी तरह और भी बहुत सारे काम हैं और अब जाकर जो है मैसूर शहर की जो एग्जीबिशन है, जो पिछले कई सालों से जो है वही नजारा, वही जो है आपको दुकानें, वही जो है स्टॉल्स, वही जो है मेला जिस तरह लगता था वही था, मगर इस मर्तबा जो है इस साल यानी आने वाले दशहरे में जो है अलग नजारा देखने को मिलेगा, जो हम भी जो है उसके बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। और हम शुक्रगुजार हैं जनाब अय्यूब खान साहब का जिन्होंने वक्त दिया हमें। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह अय्यूब खान साहब जो कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन है, जिन्होंने जो बातें की उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।